नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, यूपी से लेकर राजस्थान तक, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक, जहां देखिए वहां हैदराबादी भाईजान का नया टेप चलता है। मुस्लिम मोहल्लों में यह टेप सुना जा रहा है। इसमें बैरिस्टर ओवैसी की तीखी बोली है, मुस्लिम हृदय सम्राट बनने वाले अरमान हैं। 24 घंटों में 2 बार भाईजान कैमरे पर आए। पहले मजहबी तकरीर में सियासी बातें की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी विरोध की एक नई स्क्रिप्ट पढ़ी। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताया। ओवैसी भाईजान किस प्लान पर आखिर काम कर रहे हैं, कौन सी नई जोर आजमाइश कर रहे हैं, बार बार नरेंद्र मोदी पर इतने तेज हमले क्यों बोल रहे हैं, यह रिपोर्ट देखकर आप सब समझ जाएंगे। भाईजान के 80 मिनट, क्या देश में आने वाला है बहुत बड़ा सियासी संकट? ऐसा हाल है कि फंस गए रजिया गुंडों में हाल हो गया मेरा। जो देखो नहीं बोले नहीं बोले नहीं बोले, मोदी को पूछो ना। मेरे मुंह को मत लगो आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं कब बोलूंगा, क्या बोलूंगा, किस वक्त बोलूंगा, वो मैं तय करूंगा, तुम नहीं तय कर सकते, याद रखो। वो अरे शीर खुरमा और हलीम असर कर रही है। लगता है बलाला साहब प्योर घी इस्तेमाल किए हैं। सुबह पर मोदी विरोधी शोले, दिल में मुस्लिम हृदय सम्राट वाले ख्वाब के हिचकोले। बैरिस्टर ओवैसी अब एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2 बार दिखाई दिए हैं। पहले मंच से मोदी विरोधी स्क्रिप्ट लहराई, पॉइंट बाय पॉइंट अपनी सियासी थ्योरी घुमाई, और फिर कैमरे पर आकर मोबाइल देखकर हंसी मजाक करके अपनी पॉलिटिकल लाइन लेंथ क्लियर कर दी। भाईजान आगे क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या क्या कहने वाले हैं, इन सब का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। आज मुल्क के इख्तिदार पर ऐसी जमात, बरसरे इख्तिदार जमात है जो भारत के मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग कर चुकी है, यानी बीजेपी। क्या बोलना है लाउड स्पीकर पे? इतना बड़ा लाउड स्पीकर बैठा हुआ आपके सामने। देखिए ऐसा है ना, देश का जिम्मेदार मैं हूँ, प्रधानमंत्री नहीं है। थैंक यू। मोदी जी नहीं है जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि देश की पूरी जिम्मेदारी आपने मेरे कमजोर कंधों पर डाल दी है, प्रधानमंत्री पर नहीं है। 56 इंच के सीने पर नहीं है, इस कमजोर सीने पर है। बहुत अच्छा है, मुबारकबाद। ओवैसी अपनी अग्रेसिव लाइन पर आ गए हैं। मोदी, योगी, यूपी, जहांगीरपुरी, जोधपुर, गुजरात करते करते जबरदस्त तरीके से हर मुद्दे पर, हर लोकेशन पर मुसलमान वाला एंगल फिट कर रहे हैं, नॉन स्टॉप कर रहे हैं। मुसलमान मोदी के करीब आए तो क्या इसी से भाईजान इतने घबराए हुए हैं? जवाब है हाँ। तभी तो बैरिस्टर ओवैसी ने अब खोलकर इशारा दिया है। ये बताने की कोशिश की है, ये जताने की कोशिश की है कि देश की करीब 20% मुस्लिम आबादी का रहनुमा, मुस्लिम हृदय सम्राट कोई और नहीं, हैदराबाद के भाईजान ही है। घर की हिफाजत या तो कुत्ता करता है या चपरासी करता है, तो कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन दोनों में से एक तो बना लो आप, ताकि हम आपके चपरासी बनकर रहें, ताकि हम आपके लिए लड़ते रहें। बहुत से लोग के पेट में दर्द होगा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पेट में दर्द हो, बल्कि हमेशा तुम्हारे पेट में दर्द हो, क्योंकि तुमने मुसलमानों का फायदा नहीं किया, तुमने मुसलमानों का नुकसान किया। याद रखो, अगर हिम्मतें पस्त हो जाएंगी और सिर्फ इलेक्शन के वक्त आप उठकर बोलेंगे हुकूमत को बदल दूंगा, नहीं, आपको सियासत करना है। सियासत यह होती है कि अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। इस वक्त भाईजान की पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा अपने पीक पर है। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताकर बैरिस्टर ओवैसी अपने विरोधियों के खेमे में, खासकर मोदी के मुसलमान सपोर्टर्स में सियासी स्ट्राइक करना चाहते हैं। मोदी का, योगी का मुसलमानों को लेकर तरीका बदल चुका है। 23 की लड़ाई शुरू होने से पहले ही मोदी और योगी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। सोचिए, उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतार लिए जाते हैं। इमाम साहब खुद उतारने जाते हैं। ना कोई शोर शराबा, ना कोई हिंसा, ना ही कोई विरोध। लाउड स्पीकर वाले विवाद के मौजूदा दौर में पूरे देश में योगी के वर्किंग स्टाइल की मिसालें दी जा रही हैं। बात से, संवाद से, प्यार से योगी ने यूपी के मुसलमानों का भरोसा जताया, और शायद यही भाईजान को रास नहीं आया।
तभी तो यूपी के नतीजे आने के 2 महीने बाद भी भाईजान यूपी का जिक्र कर ही देते हैं। मोदी को क्यों जिताया, योगी को क्यों जिताया, AIMIM को क्यों हराया, मुसलमानों के दिमाग में ये बात फिट ही कर देते हैं। कहां गए वो सौदागर, कहां गए वो सौदागर, कहां गए वो एजेंट, कहां गए वो ब्रोकर जो चौधरी बनकर मुसलमानों की औरतों का सौदा करते हैं और कहते हैं कि हुकूमत बदलो। कहां है तुम आज नहीं बोल सकते, कुछ खामोश बैठे हुए हैं। वही पुरानी सियासत, नाकाम सियासत जो पिछले 50-60 साल से खेली जा रही है मुसलमानों से, उसको दोहराया गया उत्तर प्रदेश में। और आपने वोट तो दे दिया उत्तर प्रदेश में, मगर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी का दोबारा बरसरे इख्तिदार जमात बनकर उभरी। जिन्होंने अपीलें की थी उत्तर प्रदेश में कि हुकूमत को बदलना है, कहां है तुम लोग आज? कहां है तुम लोग आज? तुम्हारे चेहरे नजर नहीं आते? जो बड़े बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे थे, गंगा जमुनी तहजीब की, आज कहां है तुम लोग? नजर नहीं आते। नहीं, आप लड़े तो वोट कट जाते। अरे मेरे वोट से मोदी नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट से मोदी जीत रहा। मेरे वोट से तुम्हारी इज्जत बच रही। अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान झोली भर भर कर खैरात में वोट नहीं देता समाजवादी पार्टी को, तो अखिलेश अपने घर से मुंह नहीं दिखा सकते थे, निकल नहीं सकते थे। इस वक्त दक्षिण भारत के तेलंगाना में सारे मोदी विरोधियों ने अपनी अपनी प्रयोगशाला खोल रखी है। वहां जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। स्पॉट पर बीजेपी भी है। फॉरेन टूर के बाद राहुल गांधी ने भी वहां अपना अड्डा जमा डाला। खूब मोदी मोदी RSS किया, मगर मोदी विरोधी वीडियो तो असदुद्दीन ओवैसी का वायरल हुआ। वैसे तो भाईजान का प्रोग्राम मजहबी था, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार से लेकर दिल्ली तक सबकी सियासी बात कर डाली। देश भर के मुसलमानों के लिए मुस्लिम हृदय सम्राट वाला प्लान लॉन्च कर डाला। मैं 2014 से पुकार कर कह रहा हूं कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात में अगर रोशनी अगर आपको पैदा करना है, कोई आकर चिराग नहीं जलाएगा, कोई आकर मशाल नहीं जलाएगा और तुमको अंधेरी रात में रास्ता दिखाएगा। आपको अपना रास्ता तलाश करना है। याद रखिए कि जब तक आप सियासी तौर पर अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ना ये नाइंसाफी का दौर खत्म होगा। ये जो नफरत का तूफान हमारे सामने खड़ा है, ये जो बर्बादी के बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, जो लोग आज हमारे खून के प्यासे बन चुके हैं, जो हमको आईन में, संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक को हमसे छीनना चाहते हैं। भाईजान मुसलमान तो करते हैं, बार बार कहते हैं कि मुसलमानों के पास उनका अपना लीडर नहीं है, इसलिए वो मुस्लिम वोट वाला ये नया पॉलिटिकल प्रयोग कर रहे हैं। ओवैसी 20% मुसलमान वोटर्स का मसीहा बनना चाहते हैं, मगर वो पुरानी लाइन पर ही चलते हैं। ओवैसी के साथ दिक्कत ही ये है कि उनके पास कोई नया फॉर्मूला नहीं है। वो पिछले कई सालों से एक ही फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं। मुल्क में अब बीजेपी एक नया शोशा शुरू कर दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेकर आएंगे मुसलमानों के ऊपर। मुसलमानों को नहीं, 2 शादी करते, 3 शादी करते, 4 शादी करते, बच्चे इतने पैदा कर दे रहे कि पूरे मुल्क में मुसलमान की आबादी हो जाएंगे, मेजॉरिटी हो जाएंगे। मैं बीजेपी वालों को और RSS के लोगों से कहना चाह रहा हूं, और जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, आप मुसलमानों से नफरत नहीं बल्कि आप भारत से नफरत कर रहे हैं। मौजूदा हालात में भी जहांगीरपुरी से लेकर जोधपुर दंगों तक ओवैसी ने वही फॉर्मूला रिपीट किया। हर मंच से, हर तकरीर में सेम स्क्रिप्ट, सेम टू सेम डायलॉग फिट किया है, मगर बैरिस्टर ओवैसी का ये ओल्ड स्टाइल फॉर्मूला अब आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जाता। कोई ऐसा दिन नहीं जाता। जहांगीरपुरी दिल्ली में, दिल्ली का बीजेपी का सदर खत लिखता है कि फुला फुला लोग पत्थर फेंक रहे थे,
इनके घर को तोड़ दिया जाए, दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच जाता है। कहां गए वो लोग? कोई नजर नहीं आया जहांगीरपुरी में। मस्जिद के सामने जो गेट थी उसको तोड़ दिया गया और फिर दावे करते हैं कौम कौम कौम। जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, बल्कि राजस्थान में तो एक वीडियो सामने आया कि जोधपुर में हजरत पुलिस के एक कांस्टेबल साहब एक पट्टी अपने सर को बांध लेते हैं, उसमें लाल रंग है, और बताते हैं कि मैं जख्मी हो गया। उसके बाद माशाअल्लाह से हमला कर देते हैं टोपी वालों पर। क्या पुलिस है अशोक गहलोत की हुकूमत में कि ईद भी हम खुशी से नहीं मना सकते? क्या कर रही है आपकी हुकूमत? तो मोदी जी बोलेंगे नहीं नहीं, मॉब लिंचिंग नहीं हो रही, गाय के नाम पर नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में आज 100 साल से पुराना जामिअतुल अशरफिया मदरसे में 50 साल पुरानी एक इमारत को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। वहां का मुकाम रुकन असेंबली समाजवादी पार्टी का है, एक बयान तक नहीं देता। पूरे बर्रे सगीर में बल्कि पूरी दुनिया में जामिअतुल अशरफिया मशहूर तरीन है, मगर कोई बयान नहीं। भाईजान की खीज को कुछ आंकड़ों से समझिए। 2022 के यूपी चुनाव में करीब 8% मुसलमान वोटर्स ने बीजेपी को चुना। 2017 के मुकाबले इसमें 1% का इजाफा हुआ। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 20% मुसलमानों ने मोदी के नाम पर मोहर लगाई थी। हर 5 में से 1 मुसलमान ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया था। मोदी पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है। योगी को यूपी के मुसलमानों ने चुना है। ये ट्रेंड ऐसा ही रहने वाला है। 23 और 24 का माहौल अभी से बनने लगा है। मोदी विरोधियों को अब लगने लगा है कि आगे की सियासी लड़ाई 80 बनाम 20 की नहीं रह जाएगी। मोदी के फेवर में 90 बनाम 10 की हो जाएगी। मुसलमान वोट मोदी को मिलने वाला है, 90% गारंटी है। तो क्या इसलिए बैरिस्टर ओवैसी इतने एंटी मोदी हैं? क्या कर रहे हो इसी? हर आदमी शुरू हो गया, हम क्या तुम्हारे भाईजान दूल्हे भाई हैं? क्या ओवैसी क्या कर रहे? क्यों नहीं बोले ओवैसी अब तक? पूछो उनको क्या हो रहा है। ये मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। सेंधवा में 13 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। खरगोन में 22 मुसलमान घरों को और झोपड़ियों को डिमोलिश कर दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। गुजरात खंबाट में गोदामों को तोड़ दिया गया, देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। मगर ओवैसी बोलना, मैं वजीर आजम हूं, मगर नहीं, वजीर आजम से नहीं पूछेंगे। हर चीज हमारे पास, इन्हों क्या बोले, इन्हों क्यों नहीं बोले, इन्हों क्यों नहीं उठे, इन्हों क्यों नहीं बैठे। हर विवाद में मोदी को घसीटना, हर लोकेशन पर मोदी का नाम फिट करना, ये विरोधियों की फितरत नहीं, उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। इसकी वजह भी मोदी और मुसलमानों की बढ़ती नजदीकियां हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हर मुसलमान वोटर तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने एक आउटरीच प्लान बनाया है। हर बूथ पर मुस्लिम समुदाय से जोड़ने का आइडिया है। इसके लिए बीजेपी के नेता मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में जाएंगे, मुसलमान वोटर्स के दिल का हाल जानेंगे। अगले कुछ महीनों में ये प्लान एक्टिव हो जाएगा। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुस्लिम वोटर्स को अप्रोच किया जाएगा। इसमें पुरुष वोटर्स भी होंगे, महिला वोटर्स भी होंगी। बीजेपी ने ऐसे 90 लोकसभा क्षेत्रों की पहचान की है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और इन इलाकों में 19 के चुनाव में बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। कुछ समझ में आया आपको? भाईजान के होश क्यों उड़े हुए हैं? वो पत्थरबाजों को, दंगाइयों को क्यों डिफेंड कर रहे हैं और कौन सा नया आइडिया दे रहे हैं? अब जिस किसी मजहब का जुलूस निकलेगा,
चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन अवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की तारीफ की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। इन्होंने आके हमारे को सिखा रहे, ये हमारा शहर है, हम जानते कैसा करना। और जो लोग बोल रहे ओल्ड सिटी में, पाता बस्ती में, ये अरे पाता बस्ती क्या क्या कर रहा है भाई, हैं? बड़े आके चले गए, कुछ नहीं कर सके। इन्हों हमारे को बोल रहे पाता बस्ती में वो करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, आओ मुकाबला करो, देखेंगे क्या करते तुम। भाईजान की मोदी से नफरत वाली पॉलिटिक्स के बीच देश का मूड तो कुछ और ही कह रहा है। इस वक्त यूपी के दो शहर सबसे ज्यादा चर्चा में है, पहला अयोध्या और दूसरा काशी। एक शहर की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने ले ली है और जिस तरह से काशी की तस्वीर मोदी ने बदली, उसकी तारीफ अब पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही अब योगी आदित्यनाथ अयोध्या के लिए खास प्लान बना रहे हैं जो अयोध्या को बदल कर रख देगा। राम मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा, योगी ने क्या बड़ा ऐलान किया और काशी में पीएम का कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हुआ, अयोध्या टू काशी, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। राम मंदिर में दर्शन कब से शुरू होने वाले हैं? राम मंदिर का निर्माण कितना हो गया, कितना बाकी? राम मंदिर की सबसे ताजा तस्वीर, निर्माण स्थल से ग्राउंड रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य कितना पूरा हो चुका है और कितना वक्त इसमें लगेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। हमारे ठीक पीछे आप वो देखिए, जहां पे वो झंडा आपको नजर आ रहा है, वो मंदिर का गर्भगृह है। वहीं पे भगवान राम लला जो है वो विराजमान होंगे। जो अभी तक निर्माण कार्य हुआ है यहाँ पे, वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 30% काम पूरा हो चुका है इस पूरे परिसर में और लगातार समयबद्ध तरीके से पूरी कार्य योजना के साथ ये काम पूरा किया जा रहा है। 15 मीटर से अधिक की जो नींव है वो पहले ही तैयार हो चुकी थी और उसके ऊपर का हिस्सा जो है अब तैयार हो रहा है। आप सामने जो आप पत्थर देख सकते हैं वो दरअसल ऐसे 17,000 पत्थर लगाए जा रहे हैं जो 5 फुट लंबे हैं और तकरीबन 2.5 फुट चौड़े हैं और ऐसे 17,000 स्लैब्स को जोड़ के मंदिर का एक तरह से जो मेन स्थान है वो तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसी महीने में जो मकराना से पत्थर लाए गए थे और उस पे जो नक्काशी का काम पिछले कई वर्षों से हो रहा है वो भी लगाना शुरू कर दिया जाएगा। और ये सब कुछ इस हिसाब से किया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का जो प्रथम तल है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो जाए, जिससे कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे हो जाए और जो लाखों की संख्या में पूरे देश और दुनिया से जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो दर्शन करने लगेंगे। साल 1528 में बाबर के सेपा सालार मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा था। 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस बार ऐसा मंदिर बनाया जा रहा है जिसको 1000 साल तक कोई हिला नहीं सकेगा। भगवान राम की जिस तरह से अलौकिक अयोध्या नगरी थी, उसी हिसाब से इस मंदिर को अलौकिक बनाया जा रहा है
और निर्माण कार्य किस हिसाब से न सिर्फ पौराणिकता जो है उसको ध्यान में रखते किया जा रहा है, बल्कि आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। और निर्माण इस मजबूती के साथ किया जा रहा है कि 1000 वर्ष तक इस मंदिर का कुछ नहीं होगा और यथावत इसी भव्य और दिव्य अवस्था में ये मंदिर रहेगा। मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने के हिस्से को आप देख रहे हैं, हर जगह जो ये पत्थर हैं वो इसमें से अधिकांश जो है वो दक्षिण भारत से मंगवाए गए हैं और इनको जो जोड़ा जाएगा, इनको जो रखा जाएगा, इसके लिए ना तो स्टील का इस्तेमाल हो रहा है, न ही इसके साथ साथ सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। तमाम विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम के साथ मिलकर ये कार्य योजना तैयार की गई है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल किस हिसाब से किया जाए कि वर्षों तक न सिर्फ इसकी मजबूती बल्कि खूबसूरती में भी कोई असर न हो। जहां तक इस पूरे प्रांगण की बात करें, 70 एकड़ की बात करें, एक बड़ी दिक्कत ये थी यहाँ पे कि पूर्व से पश्चिम दिशा के बीच जो ढलान है वो तकरीबन 10 मीटर की ढलान है और किसी भी प्राकृतिक आपदा के टाइम में हो सकता है परेशानी उत्पन्न हो मंदिर की सुरक्षा को लेके। तो इसको ध्यान में रख के एक सुरक्षा चक्र एक तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी तरह से मिट्टी का कटान न हो और मंदिर की जो मजबूती है उस पे कोई असर न हो पाए। और ये सब कुछ एक साथ, इतना सारा काम इस हिसाब से इस कार्य योजना के साथ किया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का प्रथम तल बन के तैयार हो जाए और लाखों करोड़ों जो लोग हैं, जो पूरी दुनिया भर से आते हैं, भगवान राम के श्रद्धालु जो हैं, वो आके यहाँ पे दर्शन कर पाए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवधि में राम आए हैं। राम मंदिर इतना भव्य होगा जो देखेगा देखता रह जाएगा। दुनिया का सबसे अलौकिक मंदिर बन रहा है। अवधि में राम आए। 1000 साल तक बिना मेंटेनेंस के टिका रहेगा मंदिर। भूकंप, प्राकृतिक आपदा से मंदिर को नुकसान नहीं होगा। मंदिर बनाने में स्टील, लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। रामनवमी के लिए बेहद खास डिजाइन तैयार की गई। रामलला के मुकुट का सूर्य की किरणों से श्रृंगार होगा। अयोध्या में भगवान रामलला अभी कहाँ पे स्थापित हैं और मंदिर निर्माण कार्य कहाँ तक चल रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे ठीक पीछे ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इसके पीछे में भगवान रामलला एक अस्थायी निवास में हैं अभी और उनके लिए भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये पूरा इलाका देख सकते हैं सामने इस पत्थरों के साथ से, ये पूरा परकोटा का एरिया है और सामने इसको अगर पूरी तरफ से घूमते जाएं, ये जो पत्थर है, इसमें ग्रेनाइट के पत्थर देख सकते हैं, ये दक्षिण भारत से आए हैं और इस पूरे परिकोटा के इलाके में हर जगह जो स्लैब्स रखे गए हैं, पत्थर रखे गए हैं बड़े बड़े, उनको एक तरह से अरेंज कर दिए गए हैं और उनको लगाना शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद मंदिर का ठीक गर्भगृह जो है, जहां पे वो फ्लैग आपको नजर आ रहा है, वो गर्भगृह है। सारा निर्माण कार्य का फोकस जो है इस वक्त वहीं पे है और सतह से कह सकते हैं, पहले तो जो 15.5 मीटर है वो उस नींव है इस मंदिर की और उसके ऊपर तकरीबन 6.5 फीट का काम हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 29 से 30% काम इस पूरे परिसर में पूरा हो चुका है। और ये उम्मीद की जा रही है कि अभी तक जो कार्य योजना है उसके मुताबिक दिसंबर 2023 में भगवान रामलला को यहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और यहाँ तक कि जो लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया से आते हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए, वो दर्शन कर पाएंगे। और इस हिसाब से ये पूरी तैयारी चल रही है। इस तैयारी का क्या स्पीड है ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी सिर्फ आपको ये स्लैब्स दिख रहे हैं, ऐसे 17,000 स्लैब्स लगाए जाएंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त जो मकराना से पत्थर आए थे, बड़े बड़े जो पत्थर जिनमें सालों से नक्काशी की जा रही है, वो काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है कि एक दिन में 5 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अगले साल दिसंबर से मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे। साल 2024 तक मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। मंदिर निर्माण का काम बिना रुके 24/7 चल रहा है। कि अभी तक कितनी ऊंचाई तक का काम पूरा हो चुका है? आप जिस जमीन पर खड़े हो इसके नीचे 15.5 मीटर चट्टान के ऊपर आप खड़े हैं जी। अब देख लो जहाँ खड़े हो 15.5 मीटर कितना होता है। 15.5 मीटर, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। सामान्य जन के लिए ऐसी नींव और ऐसा निर्माण अयोध्या में तो आपने देखा नहीं होगा, दुनिया का मुझे मालूम नहीं।
और दुनिया की मैं नकल भी नहीं करना चाहता। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चल रहा है। सैकड़ों साल का सपना आखिरकार पूरा हो रहा है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं राम मंदिर के संघर्ष में योगी आदित्यनाथ का कितना अहम योगदान है। आज भी मैं देश के अंदर कहीं जाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा था जब आपने भगवान राम को टाट से एक मंदिर में स्थापित किया। मैंने कहा मेरे लिए तो गौरव की बात थी, क्योंकि मेरे दादा गुरु के समय मूर्ति स्थापित हुई थी और मेरे समय में भव्य मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे लिए इससे बड़ा गौरव की बात क्या होगी। राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में राम जन्मभूमि मुक्ति के समिति लड़ रही थी, तो हमारी तो 3-3 पीढ़ी इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लगी हुई है। तो हमारे लिए मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात क्या होगी। अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, राम राज्य से है, लेकिन आधुनिक अयोध्या की पहचान विकास भी होगी, जिसका संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। अयोध्या के लिए जो प्लान तैयार किया है वो पूरे अयोध्या को बदल देगा। सरयू नदी के तट पर रिवर फ्रंट बनाने का फैसला किया गया है। सरयू के तट पर बहुत अच्छा रिवर फ्रंट हमारा ये विकसित होने जा रहा है। हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर शाम के समय आते हैं और सायंकाल के समय आकर के पर्यटन का आनंद मिलेंगे, महाराणा प्रताप की शिक्षाओं से भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे और भव्य पार्क के बीच महाराणा प्रताप की शोभा अपने आप ही अयोध्या के माध्यम से भगवान राम के उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए देश के लिए, धर्म के लिए त्याग और बलिदान की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करती रहेगी। सरयू का रिवर फ्रंट कैसा होगा, इसका अंदाजा काशी के नमो घाट से लगा सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने वाराणसी की तकदीर बदल दी, लेकिन अभी इस नगरी की तस्वीर बदलना और बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के लिए बहुत कुछ सोचा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये है काशी का नमो घाट। जिसकी सुंदरता नक्काशी की हर तरफ चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हुआ। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ साथ एक ऐसे घाट की परिकल्पना की थी जहां शहर के ट्रैफिक जैम से बचकर देश विदेश के पर्यटक सीधे घाट तक पहुंच सकें, जहां सड़क मार्ग के साथ साथ वायु मार्ग और जल मार्ग तक पहुंचना संभव हो। और ये सारी परिकल्पना पूरी हो चुकी है और एक नया खूबसूरत घाट यहाँ बनकर तैयार हो गया। आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है। खिरकिया घाट नाम हुआ करता था इस घाट का, लेकिन पहले काफ़ी गंदगी थी, इसलिए यहाँ कोई आता नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन अब जब नया घाट बनकर तैयार हुआ है तो काफ़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है। लोग इसे नमो घाट के नाम से अब पुकार रहे हैं। हालांकि इस घाट का नाम नमो नमः गोवर्धन घाट है, लेकिन जो यहाँ तस्वीर दिखाई दे रही है ये सबसे बड़ा आकर्षण है। 3 स्कल्पचर यहाँ खड़े किए गए हैं, 3 जोड़ी हाथ हैं, एक पुरुष की, एक महिला की और एक बच्चे की। सबसे जो ऊंची जो स्कल्पचर है वो 25 फीट की और छोटी वाली 15 फीट की है। और इसी जगह पर लोग यहाँ पर आकर तस्वीरें ले रहे हैं। हालांकि इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, लेकिन खूबसूरती ऐसी है कि लोग खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। और यहाँ देखिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस घाट का कई दूसरा आकर्षण भी है जो इस घाट को दूसरे घाटों से अलग करता है। मसलन इस घाट पर आप देखिए एक ओपन थिएटर यहाँ पर बनाया गया है। सामने गुंबद के पीछे के हिस्से में जो आपको लाइटिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर करीब 1000 लोग बैठ सकते हैं और काफ़ी यहाँ पर कल्चरल फंक्शन यहाँ पर किया जा सकता है। और दूसरी जो कई खासियत है वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर लोग नाव के जरिए सीधे पहुँच सकते हैं और जो नावें यहाँ पर आएंगी वो CNG से चलने वाली नावें होंगी ताकि गंगा को प्रदूषण मुक्त रखा जा सके। और इसलिए यहाँ पर एक CNG स्टेशन भी तैयार किया गया। आप देखिए ये गंगा नदी में फ्लोटिंग CNG स्टेशन, काफ़ी खूबसूरत गंगा नदी में तैरता हुआ CNG स्टेशन। और यहाँ से लोग बोट लेंगे
और ये बोट उनको सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर तक ले जा सकेगी और यहाँ वो सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। यहाँ एक जेटी भी बना दिया गया है। कई दूसरी जो यहाँ पर चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं वो भी इस घाट को लेकर लोगों का आकर्षण बढ़ा रही हैं। और यहाँ पर इसी घाट के बगल के हिस्से में एक मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है जहाँ पर चॉपर को लैंड किया जा सकेगा। और इस घाट के फेज 1 के पूरा होने के बाद जब अगला फेज तैयार होगा तो 75 फीट का एक और बड़ा स्कल्पचर होगा, सूर्य नमस्कार की मुद्रा वाली आकृति खड़ी होगी। ये घाट कितना अलग दिख रहा है आपको? नमो घाट कितना अलग आपको? अच्छा लग रहा है, एकदम अलग सा दिख रहा है। ऐसा भी कोई घाट बना नहीं है। आज हम पहली बार हम आए हैं देखने के लिए। क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पर? ये स्टैचूज जो बने हैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है अभी के लिए तो। और आप बताइए ये काशी कितना आपको बदला हुआ दिख रहा है पिछले कुछ सालों? ज़्यादा चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज है। हम तो गोदलिया पे ही रहते हैं। बहुत जैसे यहाँ के एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया है, घाट बहुत अच्छे हो गए हैं। नमो घाट इसका नाम है, क्या कहेंगे कितना अलग लग रहा है? सबसे अलग है घाट, जितने भी घाट है बनारस में सबसे सुंदर घाट यही बना हुआ है। बहुत कुछ बदला है, घाट बदले हैं, रास्ते बने हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो बदला है मोदी जी के आने से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पॉपुलर नेम हो गया है और घाट का भी नाम नमो घाट हो गया। हाँ तो होना ही चाहिए उनका। वाजिब है, बढ़िया है, उनका काम अच्छा है ना। बहुत बढ़िया है भाई, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम तो किया ही है, इसमें कोई बात नहीं। बनारस भी बहुत बदला है, 80% बदल गया है। हमारी तो एज 72 है, तो हम आज के 50 साल पहले के सीन देखते हैं तो उस सीन से तो बहुत चेंज है इस समय। मोदी जी को बहुत तारीफ है, बहुत बढ़िया है। ये नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया हुआ है ये वाली स्टैचू, ये बहुत अच्छी लग रही है और स्पेशली ये सब टूरिस्ट प्लेस टाइप है, मीन्स लोग आएंगे तो उनको अच्छा फील होगा। बनारस में और कोई ऐसी जगह है नहीं यहाँ की तरह, अभी पहली बार यहाँ इतना अच्छा बना है। यहाँ पे सेल्फी लेना बहुत अच्छा है, यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलते हैं और यहाँ पे फीलिंग बहुत अच्छी आती है। साल 2019 में पीएम मोदी ने 2 बड़े प्रोजेक्ट वाराणसी में शुरू किए थे। दोनों ही योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। पहली योजना थी काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार। साथ में एक ऐसे घाट के निर्माण की नींव उन्होंने रखी थी जो देश विदेश से आने वालों को शहर के जाम में फंसने से बचा सके। नमो घाट की जो सबसे मुख्य आकर्षण है वो है जो नमस्कार करती हुई जो उंगलियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या कहती हैं? ये बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आइडिया आया है कि इसी घाट को क्यों ना एक गेटवे की तरफ से यूज़ कर दिया जाए। तो एक नमस्ते स्कल्पचर जो है इधर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जैसे ही नमस्ते स्कल्पचर जो है इंस्क्राइब किया है वहाँ पर इंस्टॉल किया है ओम नमो नमः है। पब्लिक इसमें अभी इनाग्रेशन से पहले ज़्यादा तरह से आते हैं इवनिंग्स में। उन्होंने नमो घाट पुकारना लग गया तो हमने सोचा इसको क्यों ना नमो घाट नाम रख दिया जाए। नमो घाट में प्रधानमंत्री 2 बार आ चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये घाट तैयार नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इस घाट का उद्घाटन करने आ सकते हैं। काशी में जो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी जानकारी मोदी वक्त वक्त पर लेते रहते हैं। नमो घाट इकलौता ऐसा घाट है जो पूरी तरह से दिव्यांगों के लिए समर्पित है। इस घाट पर सड़क से व्हीलचेयर से दिव्यांग जन सीधे मां गंगा के पास तक पहुंच सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।